वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश विशेषांक की ये सीरीज़ में आगे लेके बढ़ रहा हूं। इससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस दी और मैंने उनमें स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की धरती का प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो आज की क्लास में मुझे ये चीज़ स्पष्ट करनी है कि उत्तर प्रदेश की धरती का आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जानी जाती हैं, उनकी चर्चा मैं इस सेक्शन में आपके सामने करूंगा। तो अगर मैं आज के टॉपिक का प्रारंभ करूं तो वो क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास में यूपी का योगदान। इस विषय वस्तु से आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। मेरे बच्चों, क्लास प्रारंभ करने से एक बात और आपको कहनी है कि आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं रखना है कि डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, कि विदेशी वाली लाइट है कि नहीं। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है? अगर आप तैयारी के मामले में गंभीर छात्रा हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको केवल क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान रखना है कि जो सामने वाला आपको कंटेंट दे रहा है उसमें दम क्या है। और मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ, चूँकि मैं इन दौर से गुजरा हुआ हूँ, पर तैयारी के इस तपिश में तपा हुआ हूँ, तो इसलिए आपको सही मार्गदर्शन करूँगा। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को नहीं उठाया है जो बड़े पॉपुलर होते हैं और फटाफट आपको बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज क्रिएट हो जाता है। नहीं, मैंने चीज़ों को सीक्वेंसली उठाया है ताकि आप सचमुच में अपने फर्दर एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि चैनल को पॉपुलर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दायरे में लोगों को इन्फॉर्म करें कि चैनल पर विजिट करें, क्योंकि चीज़ें सीक्वेंसली दी जा रही हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी इन क्लासेस पर बेस्ड मैं आपको प्रश्नमाला दूंगा, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो एक सेक्शन जैसे ही यूपी का पूरा होगा, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव नेचर के, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक बेहतर तैयारी होगी कि थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी में भी आप सहयोग करें, ये आपका नैतिक दायित्व होगा। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम अपनी राजधानी को थोड़ा सा मार्क आउट कर लेते हैं। अर्थात ये हमारी राजधानी हो गई, इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारी राजधानी लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि मराठों के इतिहास में आपने बाजीराव प्रथम को सुना ही होगा और उनसे संबंधित एक पिक्चर आपने देखी ही होगी, बाजीराव मस्तानी। बहुत प्यारी फिल्म थी। इसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो इसी समय आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का राजा, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का है। यहाँ का राजा जो छत्रसाल है, वो किसी के आक्रमण से पीड़ित है। तो वो कौन आक्रमण कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र है फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र, ये रुहेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रुहेलखंड। ध्यान समझना कि ये रुहेलखंड इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक नाम है, जियोग्राफिकल नोमेनक्लेचर है। तो इस रुहेलखंड पर किनका शासन था? बंगस पठानों का। तो बंगस पठानों ने क्या किया? छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। तो छत्रसाल की बहादुर बेटी मस्तानी, बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा थे, उनके पास जाकर के मदद मांगती है। ये आपने फिल्म में भी देखा और इतिहास में भी कुछ लाइनें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहली बात आपको सीखनी है कि बंगस पठानों का जो शासन क्षेत्र था वह कौन था? रुहेलखंड का क्षेत्र बंगस पठानों के अंतर्गत आता था। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूपी की धरती का महत्व के अगले चरण में अगर हम चले तो आप देखिए कि 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्र पर अपनी ज़बरदस्त पैठ बनाई थी।
तो वो क्या था, वो कौन सी घटना थी? 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने आप को एक व्यापारिक सत्ता के बजाय एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1764 का जो बक्सर युद्ध है वो तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बक्सर पर लड़ा जाता है। वो इस समय बक्सर आपका बिहार में ही है। तो इस बिंदु से मतलब नहीं है, मतलब किस बात का है कि 1764 में अवध का नवाब, ये जो लखनऊ वाला क्षेत्र है, ये क्या कहला रहा है? अवध। तो इसका जो नवाब है वो कौन है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने क्या किया? दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के सम्राट मीर कासिम, बंगाल का जो नवाब है, सम्राट तो नहीं है, मीर कासिम, उसके साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय संघ बनाया और ये पूरा संघ मिल करके अंग्रेजों से लड़ा और अंततः हार गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का शुजाउद्दौला, उत्तर प्रदेश की धरती में अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया था? 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई। अब अगली बात समझ लें कि 1764 में बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम, सम्राट शाह आलम, ये मुगल सम्राट था, और मीर कासिम, इन तीनों की हार होती है। इन तीनों की हार के बाद 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में। अब देखिए यूपी के किस अगले क्षेत्र का इंपॉर्टेंस नज़र आ रहा है, इस बात को समझ लें। यहाँ पर है आपका प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे और अभी वो कन्वर्ट होके प्रयागराज हो गया है। बाबा योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उस विषय पर जाना नहीं है। लेकिन ये इतिहास के दृष्टिकोण से 1765 में इलाहाबाद की संधि के नाम से ही जाना जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद की संधि 1764 के बक्सर युद्ध के उपरांत होगी और किनसे होगी? अंग्रेजों और हारी हुई शक्तियों के मध्य होगी। दरअसल इस बात को समझ लें कि इलाहाबाद की संधि दो रूप में होगी। पहली जो संधि है उसमें अंग्रेज प्लस सम्राट शाह आलम, इनके मध्य होगी। इस संधि के प्रावधानों की चर्चा इस समय करना समीचीन नहीं है, क्योंकि ये विषय है, ये विषयांतर नहीं होना है। ये पूरा डिटेल हमें पढ़ना है कब? 1764 का बक्सर का युद्ध जब हमारा टॉपिक हो तब पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इलाहाबाद का इंपॉर्टेंस आ रहा है इलाहाबाद की संधि के रूप में। तो पहली संधि अंग्रेज और शाह आलम यानी जो सम्राट है, मुगल सम्राट, उनके मध्य हुई। और दूसरी संधि मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके मध्य हुई? अंग्रेजों और अवध के नवाब, अंग्रेज प्लस शुजाउद्दौला। ये जो शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, शुजाउद्दौला, इसके और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो ध्यान रखना है बच्चों इस चीज़ को कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद शुजाउद्दौला से ये प्रयागराज है और इसके पास ये कौशाम्बी है और कौशाम्बी के ही पास ये कड़ा है, माँ शीतला का धाम, कड़क शाह बाबा की मज़ार का जो क्षेत्र है, कड़ा क्षेत्र। इस कड़ा का इंपॉर्टेंस मैंने कल की क्लास में आपको स्पष्ट किया है, ये आप जानते हैं। तो कड़ा का क्षेत्र क्या किया? शुजाउद्दौला से ले करके किसको दे दिया? शाह आलम, दिल्ली के सम्राट को दे दिया। ये किसके अधीन? इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत ये प्रावधान किया गया कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा का क्षेत्र लेकर के, ये जो कड़ा है यह क्षेत्र लेकर के किसको दे दिया गया था? दिल्ली के सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। तो एक बात ये नज़र आ गई। इसके बाद और समझ लें, और इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसके बाद 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक
ये जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, ये इलाहाबाद में रहता है। इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसको एक तरह से देखें तो अंग्रेजों ने स्थापित किया, या यूं कहें कि नज़रबंद कर दिया था। यस, ये बात आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को नज़रबंद करके इस अवधि तक इलाहाबाद में रखा था। तो मुगल सम्राट इलाहाबाद में 1765 से 72 तक रहा। ये है प्रयागराज का क्षेत्र, इसको हम इलाहाबाद कह दें। अब ध्यान समझना, फिर से इतिहास का एक पॉइंट बता देता हूँ कि 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी हार होती है और उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा रहते हैं। बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव जब पेशवा बनते हैं तो उस समय बदला लेने के लिए, क्योंकि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में उत्तर भारत की प्रमुख शक्तियों ने मराठों का सहयोग नहीं किया था, तो इतिहास कहता है कि माधवराव ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो वही माधवराव अंग्रेजों के गाल पर भी चाटा मारने के लिए। और एक बात समझना, मैं आपको इतिहास का एक और क्रम बता देता हूं कि दिल्ली में जो शाह आलम द्वितीय है, इसका एक सेनापति गाजी उद्दीन है। शाह आलम उसके डर के मारे भी बिहार बंगाल क्षेत्र में ही भटकता रहा और दिल्ली पर स्थापित नहीं हो पाया। और इस गाजी उद्दीन ने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल करके 1761 में मराठों को हराने में, तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अंग्रेजों और गाजी उद्दीन के गाल पर चाटा मारने के लिए, इनको परास्त करने के लिए 1772 ईस्वी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, जो इस समय कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, उसको माधवराव, पेशवा माधवराव ने पुनः दिल्ली में स्थापित किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है उत्तर प्रदेश की धरती का आधुनिक भारतीय इतिहास में। उसके बाद समझ लें मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखें। 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में आशफ-उद-दौला ने क्या किया, अवध अर्थात लखनऊ में आशफ-उद-दौला अवध का नवाब बना और लखनऊ में इसने इमामबाड़ा बनवाया। क्या बनाया? इमामबाड़ा। दरअसल ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। किस मामले में? कि आसफ-उद-दौला ने इस समय भीषण अकाल और भूखमरी के कारण लोगों को मजदूरी, पारिश्रमिक भी मिलता रहे और उनका जन कल्याण भी हो, खाने को भी कुछ मिल जाए, इसलिए उन्होंने इमामबाड़ा बनवाया। और ये एक नैतिक कार्य था, जनता को उसने भूखों नहीं मरने दिया। तो और एक खासियत इस इमामबाड़ा की और है कि ये स्तंभ विहीन है, स्तंभ विहीन है। तो 1775 में आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया जो कि स्तंभ विहीन है, अर्थात ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें खंभे नहीं हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक मॉन्यूमेंट्स है। और कहते हैं कि एक चीज़ और जान लें कि मुहर्रम के सेलिब्रेशन के लिए इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया। तो उत्तर प्रदेश की धरती का आधुनिक भारतीय इतिहास में ये भी एक महत्वपूर्ण आपने तथ्य देखा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1775 ईस्वी में ही अंग्रेजों से आसफ-उद-दौला ने एक संधि की जिसको फैजाबाद की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? फैजाबाद की संधि कहते हैं। ये संधि क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो मुझे, मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप भी कीजिएगा। फैजाबाद की संधि की, इस संधि के तहत बनारस का जो क्षेत्र है, ये वाराणसी का जो क्षेत्र है, यह यहाँ तक अवध का क्षेत्र था, इसको आसफ-उद-दौला ने अंग्रेजों को दे दिया। अर्थात अवध रियासत से बनारस का क्षेत्र फैजाबाद की संधि के तहत 1775 ईस्वी में भी यही संधि हुई थी। ये क्या हुई?
बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया था। किसको मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमामबाड़ा का जो निर्माण है वो थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, 1784 में करवाया था और 1775 ईस्वी में ये फैजाबाद की संधि हुई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आधुनिक भारतीय इतिहास का क्रम है उसमें महत्वपूर्ण घटना आती है 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति का जो पूरा आगाज है और अंजाम है वो कहीं न कहीं उत्तर भारत केंद्र रहा, उसमें संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की धरती उसका केंद्र बिंदु रहा। 1857 की क्रांति का आगाज बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया, और मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया के थे। लेकिन ये पूरा एक मैं अलग टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान, यानी उत्तर प्रदेश की धरती का योगदान 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि जब क्रांति देखेंगे आप तो मेरठ के, मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको देता हूं, चूँकि बहुत विस्तार है, उसमें कई सारे पॉइंट निकल के आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन के साथ साथ 1857 की क्रांति का डेटा भी मैं आपके सामने रख दूं। वो मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। जैसे कि मेरठ छावनी के सैनिकों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ शाहजहांपुर, बरेली इत्यादि प्रमुख केंद्र रहे। तो इन जगहों पर किस तरह से विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुटाए और कैसे कैसे लीडर रहे और किसने किन जगहों पर विद्रोह को दबाया, ये एक पूरा टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी उत्तर प्रदेश की लोकेशन के साथ 1857 की क्रांति को मैं आपके सामने रखूँगा और वो आपके सामने एक नया टॉपिक ही मैं रखना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंस समझ ले उत्तर प्रदेश का। 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है और उस घोषणा पत्र में बहुत सारे डिक्लेरेशन दिए गए। तो 1858 के अधिनियम के ही रूप में उसको जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो महारानी विक्टोरिया का 1858 में, और जो आता है, दरअसल डेट भी मैं आपको दे देता हूं, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था। और इसी समय ब्रिटिश अधिराजत्व का सिद्धांत आया था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पर रोक लगाना इत्यादि प्रावधान रहे। और इस समय ये जो भारत की जनता है ना, वो बड़े शौक से बोली कि नहीं नहीं, अब हम कंपनी के नहीं बल्कि महारानी महाराजा के रियाया हैं, बहुत खुश थी। तो ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, इस घोषणा को इलाहाबाद के, ध्यान सुनो, इलाहाबाद के मिंटो पार्क, जो बच्चे इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं वो मिंटो पार्क की खासियत के बारे में बखूबी जानते होंगे। इसका जो महत्व है देख ही रहे हैं आप, जब विज़िट करेंगे देखेंगे कि मिंटो पार्क कैसा था और कैसा है। तो इस इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग, उसी समय लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। तो ये इलाहाबाद का एक इम्पोर्टेंस और आपके सामने आया। समझ गए? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को तात्कालिक गवर्नर जनरल और फिर वही वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। तो उसके प्रमुख प्रावधान सुनाए गए। इसके बाद एक चीज़ और समझ लें, 1875 ईस्वी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, इन सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़, जिसको कि एंग्लो मुस्लिम इंडियन कॉलेज कहा गया, बाद में यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ।
तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंस है आधुनिक भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट समझ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में से कुल 9 अधिवेशन, अब यहाँ पर समझिए कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, तो कुल 9 अधिवेशन, कितने अधिवेशन? कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस के, अर्थात जिसको हम लोग INC के नाम से भी जानते हैं, इसके कुल 9 अधिवेशन, कितने अधिवेशन? कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। इन 9 अधिवेशनों में से पहली बात समझ लें कि 3 अधिवेशन तो इलाहाबाद में हुए। कहाँ हुए? इलाहाबाद में। और 3 अधिवेशन कहाँ पर हुए? लखनऊ में हुए। तो 3 अधिवेशन इलाहाबाद और 3 अधिवेशन लखनऊ। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो 3 3 6 हो गए। 6 के बाद अब हमें कितने देखने हैं? अब मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाऊंगा और कुछ कंटेंट को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 3 इलाहाबाद में हो गए, 3 लखनऊ में हो गए, 1 बनारस में, 1 कानपुर में और 1 मेरठ में। कहाँ हुआ? मेरठ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से आप इस बात को समझ लें कि बनारस वाला कब हुआ था। पहले इसको देखिए, 1905 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यही चीज़ पूछेगा। देखिए, कानपुर का इंपॉर्टेंस आपके सामने नजर आ गया। कानपुर यहाँ पर कब हुआ? 1905 में कानपुर का अधिवेशन हुआ। सॉरी, नहीं, एक सेकेंड, बनारस का। तो ये वाराणसी का जो अधिवेशन है वो 1905 में है। अब कानपुर वाला जो अधिवेशन है वो 1925 ईस्वी में होता है। कानपुर वाला कब होगा? 1925 ईस्वी में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? सरोजनी नायडू। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसी समय एक डेटा आता है कि वह पहली भारतीय महिला कौन है, या कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा बनी। तो 1925 का कानपुर। और मेरठ का जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1946 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। इस बात को ध्यान सुनिए, कॉपी पेन ले के बैठना और ये सारी चीज़ें नोट कर लेना मेरे बच्चों, नहीं तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा। ये बिल्कुल सॉलिड चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, इलाहाबाद की तरफ आ जाइए। इलाहाबाद में पहली चीज़ तो 1888 में, 1885 में कांग्रेस बनी, 85, 86, 87, 88, अर्थात चौथा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूले। किसने की थी? जॉर्ज यूले। अब देखिए, आपके इस इलाहाबाद का इंपॉर्टेंस यहाँ पर देख लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लो कि इलाहाबाद का 1888 का ये जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन है, ये एक नाम से और जाना जाता है। आपकी परीक्षा में इससे संबंधित एक टाइप का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो पहला कौन सा अधिवेशन है जिसमें किसी अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी। किसी अंग्रेज ने, यानी पहला अंग्रेज ऐसा है जिसने किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो 1888 का ही इलाहाबाद का अधिवेशन है। 1888 का इलाहाबाद का ही अधिवेशन है। और उसके बाद फिर क्या था कि 1892 ईस्वी में दूसरा इलाहाबाद में भी होता है। अगला जो इलाहाबाद में होने वाला है वो 1892 ईस्वी में है। और इसकी अध्यक्षता बच्चों किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने की थी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये पहले अधिवेशन यानी 1885 में होने वाले पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये चीज़ आपको पता होगा। 1892 का दूसरा 1892 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने की। अब सवाल ये है कि तीसरा कब हुआ? इलाहाबाद का जो तीसरा अधिवेशन है वो 1910 ईस्वी में होगा और विलियम बेडनवर्ड, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 1910 में तीसरा हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया? विलियम बेडनबर्न ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। तो इलाहाबाद का आधुनिक भारतीय इतिहास में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग लखनऊ वाले में। तो जो लखनऊ का अधिवेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहली बात आप समझ लें कि 1916 ईस्वी का, जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट, मोस्ट पॉपुलर, क्या मोस्ट पॉपुलर, इस चीज़ को आप समझिए। इसी को हम लोग लखनऊ पैक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक सुलह हुई और कांग्रेस से उग्र दल और नरम दल, यानी नरम और गरम दल के लोग जो अलग हुए थे वो भी आपस में मिलते हैं। इसलिए लखनऊ अधिवेशन का बहुत गहरा महत्व है। तो ये 1916 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये चीज़ समझ लें। तो इसकी अध्यक्षता किया था मजूमदार ने। इसको अंबिका, पूरा नाम अगर देखें तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप एकदम नोट करते जाएं अगर मज़ा चाहते हैं तो। और इससे पहले ही एक अधिवेशन 1897 या 95 में हुआ था, एक मिनट देख लेता हूँ, 1899 में, 1899 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, RC दत्त। ध्यान से देखो इधर, RC दत्त। ये RC दत्त कौन है? रमेश चंद्र दत्त, जो कि धन के बहिर्गमन के दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया और दादा भाई नौरोजी के ड्रेनेज थियरी ऑफ द वेल्थ का समर्थन किया। ये RC दत्त ने 1899 में लखनऊ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद इस चीज़ को आप समझिए कि 1936 ईस्वी में फिर से लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। फिर से देख लें कि कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए, जिनमें से 3 अधिवेशन कहाँ पर हुए? इलाहाबाद में हुए और 3 अधिवेशन कहाँ हुए? लखनऊ में। लखनऊ के अधिवेशन 1899, 1916 और 1936, ये मैंने आपके सामने डिटेल रखा। उसके बाद 3, 3, 6 और उसके बाद एक बनारस में हुआ, एक कानपुर में हुआ और एक मेरठ में हुआ। बनारस वाला 1905, कानपुर वाला 1925, मेरठ 1946 और इसके ये अध्यक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर बिल्कुल नहीं जाना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और आपका काम है अच्छे ढंग से पढ़ना। वीडियो को सुनिए और इसकी एक नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि आपको सीरियल वाइज सीरियल सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेषांक मिलेगा और इसी तरह से टॉपिक को रिलेट कर दूंगा और सारा इतिहास भी आपको इसी के दौरान पढ़ा दूंगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय है। और उस विषय से रिलेटेड कोई और भी विषय होता है तो वो भी अपने आप निकल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में अभी मैं 1857 की क्रांति का उत्तर प्रदेश में योगदान यह बताऊंगा और आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि भारत के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन की जब चर्चा होगी तो क्रांतिकारी आंदोलन में कानपुर में 1925 में HRA का गठन होगा और उससे पहले काकोरी कांड यहीं पर होगा।
इस तरह से जो क्रम चलेगा और इतिहास में उनका एक महत्व होगा, उनकी चर्चा करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।